अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो जीन्स हैं जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि डीएनए पर प्रेजेंट हैं जो कि ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये बेसिकली एक्ट कैसे करती हैं। यानी एक थ्रेड के ऊपर इनका सीक्वेंस पड़ा हुआ है तो वो तो ट्रेड को कंट्रोल नहीं करेगा। तो क्या चीज उनसे बनती है, जैसे हमने बात की थी कि प्रोटीन बन रही हैं, तो वो कैसे बन रही हैं, वो किस तरह से एक्ट कर रही हैं, ये हमने इस लेक्चर में पढ़ना है। उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्शन। जो मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्शन है वो दो प्रोसेसेस पे कंसिस्ट ऑफ करता है। एक ट्रांसक्रिप्शन है और एक ट्रांसलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि जो डीएनए का सीक्वेंस प्रेजेंट है वो एक दूसरे, अभी अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब डीएनए बताया था तो मैंने आपको साथ एक जिक्र किया था आरएनए का। जो आरएनए है वो बेसिकली कॉपी है जो डीएनए से बनती है, जो कि इन्वॉल्व होती है आगे प्रोटीन फॉर्मेशन में। यानी जो डीएनए है वो डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, पहले जो आरएनए उसको कॉपी करेगा। अब वो जो आरएनए की कॉपी है उससे प्रोटीन बनेगी। तो इसको सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को जो डीएनए से प्रोटीन बनती है। और इसके अंदर दो मेन मेजर इवेंट्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो अब आपने देखा कि जो मेकिंग प्रोटीन्स बाय डीएनए अकर बाय टू प्रोसेसेस, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या है कि एक आरएनए बनना है डीएनए से। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये न्यूक्लियस में होता है। जब आरएनए बन जाता है तो ये न्यूक्लियस से रिलीज होगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। आप लोगों ने अगर पिछले लेक्चर्स पढ़े हो तो आप लोगों को याद होगा कि राइबोसोम जो है उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है या मशीनरी कहा जाता है प्रोटीन फॉर्मेशन की। तो उनके ऊपर प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। और राइबोसोम्स जो हैं वो आपको पता है फ्री भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच भी होते हैं। ठीक है। तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शन ये न्यूक्लियस में हो रही है। और प्रोकैरियोट्स में आपको पता है न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो इसलिए उनके न्यूक्लियोइड रीजन में ही होती है। और अगला जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ये कहाँ पर होती है? ये राइबोसोम पर होती है। ठीक है। अब रेप्लिकेशन एक अलग प्रोसेस है, वो सेंट्रल डोग्मा का पार्ट नहीं है। रेप्लिकेशन में क्या है, डीएनए जो है वो डबल होके अपनी ही कॉपीज प्रोड्यूस करता है अपने डॉटर सेल्स के लिए। वो एक अलग प्रोसेस है। अब एक टर्म है जेनेटिक कोड। हाँ, जिसे आप लोगों को पता होगा, आप लोग कोड्स रख देते हैं। आप लोगों के बोर्ड के पेपर होते हैं उस पर रोल नंबर होते हैं, या आप लोगों का ये जो कोर्सेज हैं उनको भी कोड दिया हुआ है। जैसे आप ये जो बेसिक बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इसका भी एक कोड है। आप लोगों के हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई कोड है। इस तरह जो डीएनए है उसने भी कुछ कोड्स रखे हुए हैं। उन कोड्स को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। अब वो जो कोड है वो थ्री न्यूक्लियोटाइड सॉरी थ्री न्यूक्लियोटाइड्स पे कंसिस्ट ऑफ करते हैं, जो कि एक अमाइनो एसिड को कॉल करते हैं। अब इनको हम जरा पहले एक दफा, क्योंकि अब यहाँ पर इसका जिक्र आया है तो हम उसको भी देख लेते हैं कि वो होता क्या। तो हम बात कर रहे थे जेनेटिक कोड की, तो आप यहाँ पर देखें कि जो आपने पहले बेसिस पढ़ी हैं, फोर बेसिस हैं। ठीक है। आपके पास है गवानीन, एडेनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये डीएनए की बेसिस है। लेकिन आरएनए, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन तो आरएनए से बननी है, तो जो आपके पास ये जो जेनेटिक कोड होते हैं उसमें आपको कहीं पर थायमिन नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो आरएनए है उसमें थायमिन की जगह पर यूरासिल प्रेजेंट होती है। तो ये आपके पास, अगर आप फोर बेसिस लें तो ये मैक्सिमम जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो आपको इस टेबल में दिए हुए हैं। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो कि बनेंगे, और वो जो कॉम्बिनेशन है उनसे फिर कॉल होती हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। जैसे ट्रांसलेशन जो प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो हमेशा एक ही कोड से स्टार्ट होगा जिसको कहते हैं AUG। वो स्टार्ट कोडोन है। इस तरह अब ये आपके पास ट्रिपल यू, UUC, UUA, UUG, ये सारे कोड लिखे हुए हैं। अगर सेल में UUU और UUC कहीं पर प्रेजेंट है आरएनए में,
तो वो किसको कोड करेगा, फिनाइल एलानीन को, या और अगर ये है तो ये दोनों लियोसिन को करेंगे। ये जो रेड वाले हैं ये आ जाएंगे तो वहां पर ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी, तो इनको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। अब हम वापस आपकी बुक की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि जेनेटिक कोड क्या है। वो कम्बिनेशन है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि कोड करता है एक प्रोटीन के लिए, एक अमाइनो एसिड के लिए, और वो जो अमाइनो एसिड्स है सारे वो मिलके प्रोटीन बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन में ये वाला जो एमआरएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन के अंदर। और इस जो प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है। वो रिकॉग्नाइज करता है एक स्ट्रैंड को डीएनए के, जो कि एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगी, यानी इसको पता चलेगा जी ये मेरे पास है, मैंने इसको देखते हुए एक कॉपी बनानी है जो जिससे मैं आगे प्रोटीन बना सकूं। तो वो टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्चुअली कोड होता है एमआरएनए में। अब आप लोगों को मैं एक मजे की बात ये बताती हूँ कि वो आपके पास जो स्ट्रैंड कोडिंग होता है ना, उसमें ऑपोजिट आके अटैच करना होता है सारा कुछ। ये अब हम आगे प्रोसेस देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा वो क्या है। ट्रांसक्रिप्शन के आगे से स्टेप्स हैं उनके। आरएनए पॉलीमरेज पहले आइडेंटिफाई करेगा एक रीजन को जिसको प्रोमोटर कहते हैं, जो कि डीएनए के अपस्ट्रीम ऑफ जीन पर प्रेजेंट है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो उसको ओपन अप करेगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाएगा। अब वो उसके ऊपर मूव करता रहता है, जैसे जैसे मूव करेगा हेलिक्स अनवाइंड होता जाएगा और कंप्लीमेंट्री आरएनए का स्ट्रैंड बनता जाएगा। और इस तरह से वो एमआरएनए जो बनता जा रहा है वो बाहर निकलता जाएगा, और एक फिर स्टॉप सीक्वेंस आएगा। वो एक सीरीज उन्होंने कहा, या जीसी बेस पेयर्स होते हैं सीरीज, और उनके पास एटी आ जाता है, तो वहां पर पता चल जाता है कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक जा रही है। हेयर पिन लूप का स्ट्रक्चर बनता है जिसकी जैसे जो ट्रांसक्रिप्शन है पॉलीमरेज उसके ऊपर मूव नहीं कर सकता। और ये कि जो अटैचमेंट होनी है वो थायमीन की जगह पर यूरासिल की होनी है। फिर उन्होंने आपको आगे डिफरेंस बता दिया कि जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर एमआरएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होता है, और साथ ही ट्रांसलेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं है। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, एमआरएनए बनता है, वो न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकल जाता है और वो साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम्स की हेल्प से ट्रांसलेट होता है। अब मैं आप लोगों को पावर पॉइंट की स्लाइड से इसकी बेसिक सी डायग्राम दिखाऊंगी जिससे आप लोगों को बेहतर समझ आएगी। जैसे अब आप इसको ये देखें, ये है बेसिक प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का। आप लोग गूगल करें, आप लोगों को मल्टीपल टाइप की डायग्राम मिल जाएंगी। आप किसी भी डायग्राम को जो है वो देख सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये मैंने जेमिनाई से बनवाई है। आप लोग चाहे नेट से देखें चाहे जिस मर्जी जगह से आप उसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है डीएनए डबल हेलिक्स है। अब इधर जब वो देखेगा कि मतलब अब यहाँ पर आप फर्ज करें एक रीजन है, आप कोई भी एक कोई जीन है। अब मैं जीन का नाम नहीं ले रही क्योंकि अभी आप उससे फेमिलियर नहीं है। आप ये देखें आपकी बॉडी में कोई एक एंजाइम बनना था और वो एंजाइम की बॉडी को जरूरत है, तो वो कहेगा ये एंजाइम बनाओ। तो आप अब वो एंजाइम बनने के लिए पहले एमआरएनए बनेगा। अब एमआरएनए जो है वो बनने के लिए आरएनए पॉलीमरेज आएगा और वो जगह ढूंढेगा कि वो जीन कहाँ पर है। अब जहां पर जीन का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है उससे पीछे एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन। वो प्रोमोटर रीजन को आरएनए पॉलीमरेज आके आइडेंटिफाई करता है। अब फर्ज करें कि ये जो रीजन है ये प्रोमोटर रीजन है उस एंजाइम का। अब वहां पर आकर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो बाइंड करने से इनिशिएशन हो जाएगी। इनिशिएशन यानी स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, ये जो आपके पास डबल हेलिक्स था इस तरह से खुल गया है, अनवाइंड हो गया है। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर जैसे 4 बेसिस शोरी, यहाँ पे कितनी ज्यादा बेसिस शोरी, तो ये खुल गया है। अब इसके खुलने की वजह से ये जो बला है इसको बोलते हैं हम बबल, ट्रांसक्रिप्शन बबल।
अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया है, अब एमआरएनए बनना शुरू होगा। अब एमआरएनए क्या करता जाएगा, अब ये जो स्ट्रैंड आपको नजर आ रहे हैं ना, एक स्ट्रैंड स्ट्रैंड को हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, एक को कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड, या टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। अब आप लोगों ने एक मजे की बात मैंने जो आप लोगों को बताई थी इंटरेस्टिंग सी, वो ये है कि ये जो एमआरएनए बनना है ना, इसने हमेशा ऑपोजिट बेस आके यहाँ पर लगानी है। तो ये इन्होंने, क्योंकि मैंने एआई से डायग्राम बनाई है तो इसके अंदर फॉल्ट है, तो आप बेसिकली इसको ना देखें, आप बस इतना जहन में रखें कि जो पेयरिंग स्कीम होती है वो क्या होती है, कि जो जी है वो हमेशा सी के साथ पेयर करता है, और जो ई है, ए है, वो हमेशा टी के साथ पेयर बनाता है। ठीक है। एडेनिन के ऑपोजिट थायमिन होगा, और जो गवानीन है उसके ऑपोजिट साइटोसिन है। अब उसने इस डीएनए को देखना है। अब ये डीएनए में जहां से यहाँ पर जी था ना, तो वो कोशिश करेगा कि मैं इन्वायरमेंट से सी पकड़ूं और वहां पर अटैच कर दूं। अब जी के बाद उसने देखा अच्छा सी है, तो इन्वायरमेंट से जी पकड़ेगा, वो यहाँ पर अटैच कर देगा। इस तरह से ये जो है ना, ये बनता जाता है। अब जैसे ही वो बनता जाएगा और यहाँ पर एक सीक्वेंस आएगा जहां पर ढेर सारे जीसी हैं, या एंड पर एटी है, तो वो फिर वहां से टर्मिनेशन हो जाएगी, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो उसके साथ आगे फर्दर उसको कंटिन्यू नहीं रख सकेगा, तो वहां पर आपका जितना भी वो बना था सीक्वेंस, वो उधर से रिलीज हो जाता है। उसका भी आगे प्रोसेस है, तो हम जितना आपकी बुक में लिखा है आप उस तक रहे, तो आपको पता चल गया कि क्या हुआ, कि एक जो स्ट्रैंड था, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था, उसका जो ऑपोजिट नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके ऊपर जाके आरएनए बन रहा होता है, क्योंकि उसने उसका जो ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड है वो अटैच करना है। ए आएगा तो उसके ऑपोजिट टी अटैच हो जाएगा, टी आया तो अपोजिट ए अटैच हो जाएगा, जी आया तो सी अटैच हो जाएगा, सी आया तो जी अटैच हो जाएगा। इस तरह अटैचमेंट होते होते एक आपके पास स्ट्रिंग बनता जाता है एमआरएनए का। अब एमआरएनए जो बन गया है ना, अब आप लोगों को पता होगा जो डीएनए है ना, वो एक बहुत बड़ा धागा होता है। अब उसके अंदर प्रो एक्सोन्स भी होते हैं और इंट्रोन भी होते हैं। अब ये एक्सोन इंट्रोन क्या है, जो एक्सोन होते हैं ना, वो कह लें कि जीन के फंक्शनल पार्ट हैं, जिन्होंने कोड करना है, जो कोडिंग रीजन है। जो इंट्रोन है वो बस एक खाली रिपेटिटिव से सीक्वेंस है जिन्होंने एक्सोन को लिंक किया हुआ है। तो जो डीएनए है उसके अंदर इंट्रोन और एक्सोन प्रेजेंट है। लेकिन जो एमआरएनए बना है उसमें भी ये इनिशियली तो आ गए, पर प्रोटीन बनने से पहले उसने अपने अंदर मौजूद सारे इंट्रोन रिमूव करने हैं। ये जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन। अब एक ये, और एक ये कि जो आपके पास एमआरएनए बना है उसने सेल से, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जाना है ट्रांसलेशन के लिए, तो उसके लिए उसके पास एक पोली ए टेल बनती है और एक 5 प्राइम पे उसकी एक कैप लगती है। तो ये 3 मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस हैं, इसके बाद एमआरएनए आपका ट्रांसलेशन के लिए तैयार होता है। तो ये उन्होंने आपको बताया कि एमआरएनए जो है उस यूकेरियोट्स का, उसने न्यूक्लियस में जाना है, और न्यूक्लियस में जाने के लिए, न्यूक्लियस सॉरी साइटोप्लाज्म में जाना है, तो वो उसको न्यूक्लियसेस आके ब्रेक ना कर दें, और इस वजह से वो क्या करता है, उसको मॉडिफाई होना पड़ता है। 5 प्राइम पे उसके एक कैप लगती है, 7 में जीटीपी अटैच होती है, और 3 प्राइम एंड पे पोली ए टेल होती है, और इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। अब उन्होंने आपको बताया कि इंट्रॉन क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जो एमआरएनए से रिमूव हो जाते हैं, और जो कोडिंग रीजन खाली रह जाते हैं जिनको एक्सोन कहते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, उन्होंने कहा ये जो जैसे रीजन है इसको इग्नोर करें, पता नहीं क्या डायग्राम बनाई हुई है, उन्होंने डायग्राम थोड़ी सी गलत कर दी मेरे ख्याल से। आपको वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर है ये इंट्रोन है, और ये जो आपके पास कलर है ब्लू वाला, सॉरी ग्रीन कलर एक्सोन है और ब्लू कलर इंट्रोन है। तो मॉडिफिकेशन में क्या होगा, ये इंट्रोन रिमूव हो जाएंगे और एक्सोन एक्सोन सारे मिल जाएंगे। तो ये आपके पास फाइनल एमआरएनए तैयार है। इसके आगे पोली ए टेल होती है और यहाँ पर 5 प्राइम की कैप होती है। जो अगला प्रोसेस है वो ट्रांसलेशन का है, यानी अब आपके पास एमआरएनए आ गया, अब उससे प्रोटीन बननी है। अब
अब जेनेटिक कोड को अब दोबारा ज़हन में लेकर आए, अब कैसे पता लगेगा सेल को कि कौन सा अमाइनो एसिड आके अटैच होगा? वो उन कोड के थ्रू पता चलेगा। और एक कोड ही है जो बताएगा कि यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू होनी है। तो इसके तीन मेजर स्टेप हैं: इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। अब प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इकट्ठे ही हो रहे होते हैं उनमें, क्योंकि बैरियर कोई नहीं होता। लेकिन जो यूकैरियोट्स के अंदर का इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिमूव होने हैं, उसकी मॉडिफिकेशन होनी है, साइटोप्लाज्म में आके होना है, तो उसमें बाद में होता है। अब सबसे पहले क्या होता है? एमआरएनए आके राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट पे अटैच करता है। जब वो अटैच करेगा तो तब लार्जर सब यूनिट आएगा। उसके पास 3 साइट्स होती हैं, ई, पी और ए। अमाइनो एसाइल साइट जो है वहां पर नया अमाइनो एसिड आके अटैच होता है। पेप्टाइड साइट फिर वो मूव करके पेप्टिडाइल साइट पर जाएगा, और उधर से फिर अगला जब आएगा तो उसके साथ वो मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, यानी दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे। इस तरह से नया अमाइनो एसिड पी साइट पर आता जाता है, और फिर जब वो पी साइट पे आते जाएंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, और फिर आगे से जब जिसका बन जाएगा तो वो थोड़ा सा आगे मूव होके ई साइड पे चला जाएगा। इस तरह से पूरी एक चेन जो है वो बनती जाती है। और फिर जब स्टॉप कोडॉन आता है तो वहां से ये चेन जो है वो ब्रेक हो जाती है। उन्होंने कहा है कि जब पहला कोडॉन आया तो वो पी साइड पर की तरफ अलाइन हुआ, और फिर आके लार्जर सब यूनिट उसके साथ अटैच हो गया। अब एटीजी जब आएगा तो मेथियोनीन मतलब आके उसको स्टार्ट कर देगी। एटीजी या एयूजी आप इसको कह लें, क्योंकि अब एमआरएनए के केस में तो थाइमीन तो डीएनए है, तो एयूजी स्टार्ट कोडोन कहलाएगा, क्योंकि आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये आप खुद रीड करेंगे, मैं आपको इसकी डायग्राम। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको नजर आएगा कि ये जो आपके पास साइट्स हैं, ये इस पर 3 साइट्स बनी हुई हैं जो आपने देखी थी। एक अब आपके पास अमाइनो एसाइल साइट है, एक आपके पास पेप्टिडाइल साइट है, और एक आपके पास ई साइट है। तो सबसे पहले होता क्या है, जैसे ही आपके पास AUG आया वो अमाइनो एसाइल साइट पर आया। अब वो अमाइनो एसाइल साइट से जब पी साइट की तरफ को मूव करेगा तो उसके पास मतलब जब मेथियोनिन अटैच हुआ तो ये लार्जर सब यूनिट इसके साथ अटैच हो गया। अब ये मूव करेगा तो अगला अगले को कोड करेगा, देखेगा कौन से वाला अमाइनो एसिड है, तो इन्वायरमेंट से मतलब कौन से वाला कोड है, उस कोड का रेलेवेंट अमाइनो एसिड जो है उसका उस पर आकर अटैच करेगा, और वो मेथियोनिन के साथ उसको ट्रांसफर कर देगा। फिर ये इस तरह मूव करते जाते हैं, अगली प्रोटीन आती जाती है। एंड पर जब स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो वो रिलीज फैक्टर होता है। फिर आगे से वो रिलीज फैक्टर आएगा और उसको फिर वो प्रोटीन को अलग कर देगा। तो ये आपके पास एक पेप्टाइड बॉन्ड से अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बाउंड हुए हैं, और इस तरह से ये आपके पास प्रोटीन बन जाती है। तो अब आपको ये सीक्वेंस भी आपको पता चल रहा है कि ये इस तरह से है कि ये आपके पास टीआरएनए होते हैं जो कि कैरी करके लाते हैं एक अमाइनो एसिड को। तो अब इसके पास ये इसका ऑपोजिट सीक्वेंस होता है, वो इसके साथ आके अटैच करते हैं, और ये जो अमाइनो एसिड इसके पास होता है वो अगले अमाइनो एसिड को ट्रांसफर मतलब जो पेप्टाइड चेन है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। उनके दरमियान में लिंक बनता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है ये वाला जो टीआरएनए है वो ई साइड पर चला जाता है, और फिर ये रिमूव होता जाता है। तो इस तरह से ये आपका पूरा एक सीक्वेंस चलता है। तो जो आपके पास मेथियोनीन है वो डायरेक्ट पी साइट पर आके अटैच होता है, लेकिन जो बाकी सारे अमाइनो एसिड हैं वो पहले आपके पास ए साइट पर आएंगे, फिर वो पी साइट पर जाएंगे। तो ये पूरा सीक्वेंस इस तरह से चलता जाता है। और कौन सा अमाइनो एसिड आएगा ये किसने डिसाइड करना है? ये जो आपकी आपके पास mRNA है उसके ऊपर जो जेनेटिक कोड लगा हुआ है उसने डिसाइड करना है। जैसे आपके mRNA पर अगर सीक्वेंस था UAC, तो फिर आपके पास एनवायरनमेंट से टायरोसिन आएगी, और वो वाला टीआरएनए आएगा जो टायरोसिन को कैरी करता है, वो आके उसके ऊपर बाइंड करेगा। और अगर सीक्वेंस आ गया UAG, UAA या UGA, तो उसको पता चल जाएगा बस अब जितनी प्रोटीन बनानी थी हमने बना ली है, अब ये जो पेप्टाइड है उसको हमने रिलीज कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो प्रोटीन है वो बनती है।
अब हम वापस चलते हैं आपकी बुक की तरफ। तो यहाँ पर उन्होंने आपको यही बताया है कि सबसे पहले क्या है, टी टीआरएनए आएगा अमाइनो एसिड के साथ ए बाइंडिंग साइट पर। उसके बाद पेप्टाइड फॉर्मेशन होगी मैथ्योनिन के साथ। अगला जो अमाइनो एसिड है वो ए जो बाइंडिंग साइट है उसके ऊपर आके अटैच हुआ। अब राइबोसोम जो है वो 3 डायरेक्शन में मूव किया, और मैसेंजर आरएनए जो है, मतलब डाउन द मैसेंजर आरएनए बाय 3 बेसिस, उसने अगली जो है उसको देखा वो क्या है, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनती गई। अब इस तरह उन्होंने कहा है कि ए जो बाइंडिंग साइड है वो ओपन होती है, उसके ऊपर नया टीआरएनए आके अटैच होता जाता है, और ई जो है ना उसके ऊपर से मतलब उतरते जाते हैं। इस तरह से पूरा जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। और जब आ जाएगा स्टॉप कोडॉन तो वो वहां से रिलीज हो जाएगा, एक रिलीजिंग फैक्टर आएगा, और वो स्टॉप कोडॉन की वजह से उसको उतार देगा। इस तरह से आपकी जो प्रोटीन है वो बन जाती है। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आई हो तो आप लोग जरूर पूछें। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।